हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रब्बानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये भी बताऊंगा कि सिटीजनशिप एक्ट कैसे एक्वायर की जाती है और लूज कैसे होती है हमारी सिटीजनशिप। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, सिटीजनशिप पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट में आता है। सिटीजनशिप जो है पार्ट सेकंड में आता है। पार्ट सेकंड, ये बेसिक सी चीजें हैं। कई बार एग्जामिनर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कौन से पार्ट में कहाँ से डील करता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ सिटीजनशिप के आर्टिकल्स, आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। और सिटीजनशिप दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि सिटीजनशिप हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है। सिटीजनशिप जो हमने अडॉप्ट करी थी वो यूके से करी थी। और हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप। पहले दोस्तों इसमें एक्सेप्शन हुआ करता था आर्टिकल 370 का, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर जो ये कहता था कि उनके पास डबल सिटीजनशिप है, जैसे कि यूएस के पास है। स्टेट की जो सिटीजनशिप है उनके पास अलग है, और नेशनल की जो सिटीजनशिप है वो अलग है। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा होता था कि आपके पास स्टेट की तो सिटीजनशिप है और नेशनल जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो अलग है। अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप लूज हो जाती है, खारिज हो जाती है, तो आपके पास जम्मू की सिटीजनशिप है, तो आप वहाँ के रेजिडेंशियल है, तो आप इंडिया में रह सकते हो। ये इनको बेनिफिट था जो कि अब कैंसिल हो चुका है। अगर दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूँ कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो सिंगल है एंड यूनिटरी है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको सिटीजनशिप के बारे में पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। ये जो प्रोवाइड हमें करता है वो करता है एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लूज ऑफ सिटीजनशिप। ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के बाद ऐड किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ना, वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता है हमें। ये भी हमें पता होना चाहिए। लाइक ओ आई सी मीन्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है ये 10 बार अमेंड हो चुका है। ये कब कब अमेंड हुआ था? पहले तो 1955 में हुआ। इसके अलावा ये 1957 में अमेंड हो चुका है, 1960 में, 85 में, 86 में, 97, 2003, 2005, 15 एंड रिसेंटली लास्ट ईयर 2019 में भी अमेंड हो चुका है। एज यू नो, यहाँ से एनआरसी, सीई ए और एनपीआर, ये सब चीज़ें चली थी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिटीजनशिप का जो एक्ट है 2003, इसमें कहा गया है कि एनआरआईज, एनआरआई एंड पीआईओ, नॉन रेजिडेंटल इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके पास जो ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकती है, कैन अप्लाई फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। ये भी ओनली इन्होंने, इंडिया ने जो टाई अप करा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 कंट्रीज के साथ टाई अप करा है इंडिया ने ड्यूअल सिटीजनशिप, वो भी एनआरआईज एंड पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड नॉन रेजिडेंटल इंडियन। 16 कंट्रीज के साथ टाई अप करा है इंडिया ने। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के कितने बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट जो हमारा राइट टू वोट है, हमें वोट करने का अधिकार है। ये बेनिफिट है जो हमें पता होना चाहिए। राइट टू वोट होता है इंडियन सिटीजन्स के पास। और एक और बात, जो इंडियन सिटीजनशिप सिटीजन्स होते हैं ना, वो एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा बनता है। पोस्ट ऑफ लाइक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अगर इसके अलावा मैं बात करूं गवर्नमेंट पोस्ट, जैसे गवर्नर वगैरह बन जाते हैं, ये हो जाती है हायर पोस्ट। इसके अलावा जैसे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो कोई भी चीज़ के आप
तभी एक्वायर कर सकते हो, बन सकते हो अगर आप पहले एलिजिबल, आपके पास सिटीजनशिप आप के पास इंडिया की हो। सो दोस्तों, इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलती है या कैसे ली जा सकती है, इसका मैं सबसे पहले बात करूं तो बाय बर्थ। बाय बर्थ, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडिया के सिटीजनशिप हो, या फिर आपके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो। सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बाय डिसेंट। इसका मतलब ये है कि आपके जो सिटीजन्स है इंडिया के, वो 1950 से पहले इंडिया में अगर आ चुके हो ना, तो वो भी इंडिया के सिटीजन्स ही काउंट होते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो बाय रजिस्ट्रेशन। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि बाई अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। इसके लिए आपको 7 साल डायरेक्टली इंडिया के लिए करना, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, 7 साल की डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और 5 साल आपको और लगते, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 12 साल। 12 साल आपको इंडिया में रहने के बाद जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि पर ईयर आपको इंडिया में 182 डेज स्पेंड करने पड़ते हैं। 6 मंथ्स आपको जो है इंडिया में रहना पड़ता है, तभी आपको ये प्रोसीजर, 7 साल के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और 5 साल आपको इंडिया में रहना पड़ता है। उसमें से हर साल आपको 182 यानी कि 6 मंथ इंडिया में रहना ही पड़ेगा, तभी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन का मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई इंसान इंडिया में आता है और इंडिया में आ करके अच्छे काम करता है, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। लाइक इसमें आपको कुछ एक नाम याद रखने, मदर टेरेसा, दलाई लामा भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल में। ये नेचुरलाइजेशन जो है, ऐसे सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की। इसके अलावा अगर मैं लास्ट बात करूं कि इंडिया की सिटीजनशिप है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इंडिया अगर कोई टेरिटरी जो अपने इंडिया में मिला ले, तो उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर इंडिया कोई टेरिटरी अपने कंट्री में ऐड कर लेती है, तो उन्हें भी इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये था इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की सिटीजनशिप लूज कैसे होती है। सो बाय रिनंसिएशन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजनशिप है, वो अपनी मर्जी से अपनी सिटीजनशिप जो है वापस कर रहा है, तो उसे बाय रेनंसिएशन लूज की जाती है सिटीजनशिप। इसके अलावा मैं अगर सेकंड बात करूं तो टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अगर इसका मतलब दोस्तों ये है, कोई भी इंडियन सिटीजनशिप बाहर की किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है किसी दूसरी कंट्री की, तो उसकी जो है इंडिया की सिटीजनशिप जो ऑटोमेटिकली ही उससे वापस ले ली जाएगी। या फिर इसका वो 16 कंट्रीज जो मैंने आपको बताई थी, एनआरआई या पीआईओ के साथ, वो डबल सिटीजनशिप के लिए भी इलिजिबल होता है। बट टर्मिनेशन ये होता है कि जब वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है। तो लास्ट अगर मैं बात करूं तो डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कोई भी जो इंडिया का सिटीजनशिप है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट जाता है, उसके अगेंस्ट बोलता है, तो उससे जो है इंडिया का जो उसका फैमिली का राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड वगैरह, वो उससे वापस ले लिया जाता है। क्योंकि वो अगर संविधान के खिलाफ कुछ बोलता है या अपनी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोलता है, तो उसकी सिटीजनशिप उससे भी वापस ली जा सकती है। दोस्तों इसके अलावा मैं अगर बात करूं आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 की जो मैं बात करूं दोस्तों, तो पार्लियामेंट रेगुलेट करता है, पार्लियामेंट रेगुलेट्स द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ लॉ, द राइट ऑफ सिटीजन्स लॉ। यही आर्टिकल है जहां से बार बार अमेंड किया जाता है आर्टिकल 11 से, कि
इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट्स ठीक है या बना दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि एनसीआर, एनआरसी, एनपीआर और सीएए पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप बता देना दोस्तों। दोस्तों मैं बात अगर करूं शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जो शेड्यूल है, तो मैं पहले ही लिख दिया आपको कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की जो लिस्ट है कंट्रीज की, वो 16 कंट्रीज है जिनके साथ टाई अप करा है। तो उनकी जो लिस्ट है, ये पहला शेड्यूल है। ऑथ ऑफ एलिगेंस, ये सेकंड है। क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए जो सिटीजनशिप देते हैं। लास्ट जो है लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिलेटेड टू OIC, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू 2005 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसके हिसाब से। दोस्तों ये था सिटीजनशिप। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो NRC, NPR और CAA, ये है क्या चीज़ें, इन पे अगर डिटेल पे आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना। होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फ्रेंड्स।